India in 21st century and the youth. Today we have a speaker for today, Shri Sunil Ambekar ji. Sunil ji was born in the district of Nagpur of Maharashtra and did MSc in zoology with specialization in pathology. Sunil ji is an Indian education and veteran student activist. Currently, he is the National Organizing Secretary in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. He is associated with ABVP from his college days at Institute of Science, Nagpur. There are various movements led by him, out of which most recently is against the corruption, being the organizing secretary of ABVP and the advisory member of Youth Against Corruption. Further, I would like to introduce some more guests. We have Ashish Chauhan ji from Himachal. He is ex-national convener of Think India and currently National General Secretary of ABVP. Further, we have Nitin Sharma ji, who is Vice Chairman of World Organization for Student MNC. He is the General Manager and Business Head of SAR, Dorwa Kaba, Swiss MNC. He is Board of Governor of IIM Shillong. Before going to start with the discussion, I would like to welcome Vinny ji to facilitate Sunil ji with the bouquet. I request Ashish ji to share the stage with Sunil. Now, I would request Sunil ji to continue with the discussion for today. आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप। सुनील जी आप यहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ, माइक चाहिए क्या? नहीं, विदाउट माइक भी चल रहा है। माइक चाहिए? कोने में हो जाएगा। सबको नमस्ते। यहाँ से पहले सभी लोग इंटर्नशिप करने आए हुए हैं, सब लोग। तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आप लोगों का इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से चल ही रहा होगा। अभी कितने दिन हो गए? 3 वीक्स। अभी 1 वीक बाकी है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आ रही। तो ये एक्सपीरियंस काम तो आएंगे ही आपके, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे एक्सपीरियंस ही काम आते हैं, कुछ खराब एक्सपीरियंस आते हैं वो भी काम आते हैं, मतलब तो फिर उससे भी आगे आने वाले समय के लिए वो काम आते हैं। तो टेक बोथ ऑफ देम चलेगा। मतलब तो आज सबसे पहले तो आज ये जो आयोजन हुआ है थिंक इंडिया फोरम की तरफ से और सभी टीम, सभी लोगों को बहुत बधाई कि ये इंटर्नशिप और ये प्रोग्राम आज का आयोजित करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। आज जो टॉपिक हमारे सामने है 21st सेंचुरी इंडिया के बारे में और उससे संबंधित युवाओं के, यूथ के रोल के बारे में। वैसे तो आजकल सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है और 21st सेंचुरी की जितनी भी चर्चा जहाँ भी हो, अपने देश में हो, दुनिया में हो, तो विदाउट डिस्कसिंग भारत, विदाउट डिस्कसिंग इंडिया कंप्लीट नहीं हो रही है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आज एज अ कंट्री हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि अब हम लोग, हमारा देश जो आज से कुछ साल पहले तक बहुत पीछे माना जाता था, वो हम निश्चित रूप से एक लेवल तक आज पहुँचे हैं एंड रेडी टू हैव अ हाई जंप हम कर सकते हैं, मतलब इस लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो ये सबसे पहले तो लोग मानते थे कि भाई अब हम लोग इतने पीछे हैं कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, इसी की चर्चा ज़्यादा होती थी। अभी हम लोग आगे बढ़े नहीं हैं जितना बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एज अ कंट्री, एज अ पीपल और एज अ स्टूडेंट्स,
हम लोगों का बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि ये सबसे मतलब बेसिक रिक्विजिट होता है किसी भी चीज़ को आगे होने के लिए, तो उसमें हम क्वालिफाई हो चुके हैं, ऐसा मानने में कोई गलती नहीं होगी। हाँ, कमियां बहुत हैं, और जितनी भी आइडियाज़ हैं कि हाउ वी विल स्टैंड इन 21st सेंचुरी, उसमें देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, lot of ideas, some contradictory ideas. Somebody says this, somebody says this, that. There are so many things. लेकिन एक आइडिया पर सब लोग पक्का है कि अब हमें आगे बढ़ना है और 21st सेंचुरी में भारत को एक मजबूती के साथ खड़े होना है। इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं, और इसके बारे में सभी लोगों का एक ही जज्बा सबके अंदर देखने में मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आज हम लोग कुछ आइडियाज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई 21st सेंचुरी में क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, और उसके बारे में हम लोगों के पास मतलब उसके सॉल्यूशंस के रूप में क्या हो सकता है। और उसमें स्वाभाविक रूप से केवल गवर्नमेंट्स प्ले नहीं करेगी, तो यूथ्स, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ आते आते ही मैं सोच रहा था कि मतलब अगर हम लोग एक दिल्ली में हम लोग आज बैठे हुए हैं और दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं, तो परसों ही कुछ दिन पहले बायोकेमिस्ट जो साइंटिस्ट है दुनिया भर के, उनका एक कॉन्फ्रेंस जेएनयू में हो रहा था। मैं वहाँ के काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए थे, दुनिया भर के लोग आए थे, उन लोगों के साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन करने के लिए मौका मिला मुझे। तो वहाँ यही चर्चा हो रही थी हम लोगों की कि मैंने उनको कहा कि देखिए हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, और एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जितने भी बड़े शहर हैं उनकी जो बीमारियां हैं, डेंगू और मलेरिया, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, तो जो हमारे सबसे बड़े सिटीज़ हैं जिनको हम सबसे डेवलप्ड या इस तरीके से अगर हम बोल सकते हैं, तो वो सभी में ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में आ रही है, और अच्छे से अच्छे लोगों को इन सारी बीमारियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कभी कभी होता है कि बीमारी में हमारा नंबर ज़्यादा, किसका कम है, किसका ज़्यादा है, इस पर भी चर्चा होती है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आजकल काउंट्स आते रहते हैं, नंबर्स अलग अलग तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में भी हो रहा है। मतलब कभी वो कौन सा आया था वो चिकन ना, क्या है, चिकन दुनिया तो है, जो फ्लाई होता है ना, क्या है, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू वगैरह जितनी भी बीमारियां आ रही है वो केवल हमारे यहाँ नहीं आ रही, जो बड़े बड़े मतलब जापान से लेकर इंग्लैंड से लेकर बहुत बड़े बड़े शहरों में दुनिया भर में जो हमसे कई गुना सफाई रखते हैं और कई गुना बहुत सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के पास भी ये सारी नई बीमारियां आ रही हैं। क्योंकि जैसे हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, तो वो दूसरे लोग भी तो स्मार्ट हो रहे हैं ना। मतलब जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, जो भी जितने भी हैं, जैसे केवल कंप्यूटर का वायरस स्मार्ट नहीं बनता है, तो जो एक्चुअल जो बायोलॉजिकल वायरसेस है वो भी स्मार्ट बन रहे हैं। तो वो भी अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन को, जनरल मेडिसिन से नई अटैक कंट्रोल में आते हैं, और इस कारण से दुनिया भर में इस बातों का सामना हो रहा है। अब जब हम लोग 21st सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल दूसरों की आइडियाज़ को कॉपी करने से हमारा देश वैसा नहीं बन सकता। ये हमारा मॉडल जो होगा, वो हमारा मॉडल अपने तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। देखिए, आप लोग अगर दुनिया में गए होंगे, तो अगर आप दुनिया के किसी देशों को देखेंगे या समझेंगे उनको, तो आप बीजिंग देख लीजिए, शंघाई देख लीजिए, टोक्यो देख लीजिए, या अमेरिका के वाशिंगटन देख लीजिए, तो हमारे मुंबई, दिल्ली में हम लोग एक सिटी को मेंटेन करने में जितना पैसा खर्च करते, उसके कम से कम मैं मानता हूँ 20 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मेंटेनेंस, इसमें वो लोग पैसा खर्च करते हैं। अगर मैं उस गणित को हमारे देश के शहरों को लगा दूं, अगर वो कैलकुलेशंस को लगा देंगे हम लोग, तो इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू मेंटेन द सच टाइप ऑफ सिटीज़। और फिर वो सिटीज अगर इतने स्मार्ट बन गए, तो जो माइग्रेशन होगा,
हमारे गांव से, रूरल एरिया से, या जो भी सेकंड सिटीज़ है या थर्ड लेवल की सिटीज़ है, उनमें से जो माइग्रेशन होगा तो वो अल्टीमेटली हमारा सारा ही कैलकुलेशन कोलैप्स होता चला जाएगा। और इसीलिए हम लोगों को ऐसे मॉडल निकालने पड़ेंगे हमारे आने वाले समय में, क्योंकि भारत में अर्बनाइजेशन अब लगभग आने वाले समय में 50% से अब हो जाएगा। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो ऑलरेडी इट इज़ अबव द 55% अर्बनाइजेशन हो चुका है। लेकिन अभी ओवरऑल अगर एवरेज निकालेंगे तो शहर का, पूरे भारत का 30% तक अर्बनाइजेशन, लगभग 28-29%, इट रेंज फ्रॉम 20 to 30%। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, मैंने बताया 55 के ऊपर अर्बनाइजेशन हो चुका है। तो ये जो एक आने वाला समय, अगर इसको अगर लास्ट 20-30 ईयर्स को अगर कैलकुलेशंस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसी फ्लो में अगर ये चला तो पूरा इम्बैलेंस होगा। यार जितने भी हम प्लान्स बनाएंगे वो प्लान्स ठीक से नहीं होंगे, या तो फिर इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी जो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो जितना हम कमाएंगे उससे ज़्यादा कई गुना खर्च हो जाएगा। या तो खर्च हो जाएगा या तो हम उस लेवल का जी नहीं पाएंगे। यानी जैसे होता है ना, दूसरों की कॉपी करने हम गए लेकिन हमारा अपना प्लानिंग नहीं रहा, तो जैसे चक्कर में आदमी फंस जाता है, उस तरीके से हम एक चक्कर में फंस जाएंगे। और इसीलिए हमारा जो भी मॉडल होगा वो मॉडल हमें अपने तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे वो तरीके भी नहीं होंगे कि या तो कुछ देश है दुनिया में जिनके पास पॉपुलेशन कम है, जहाँ मतलब आपके पास खाली हो गए, ऐसे लगता है कि हमारे लिए खाली हो रहे हैं, वो लोग जाएंगे हमारे यहाँ से लोग। सैंडियन कंट्रीज, नॉर्वे, बहुत खाली हो रहे हैं, मतलब लोग ही नहीं है वहाँ पर, तो बहुत सारे देश खाली हो रहे हैं। लेकिन कई सारे देशों में ये भी एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशंस हमारी करनी पड़ेगी कि भाई नंबर इज आल्सो बिग। और इसलिए जब भी हम अपने देश के विकास के बारे में, 21st सेंचुरी भारत के बारे में सोचते हैं, तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को सोचते समय बात ध्यान में आएगी कि हमें अपने मॉडल्स हमारे बनाने पड़ेंगे। और इसलिए 21st सेंचुरी के बारे में जब भी हम कल्पना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कल्पना आती है कि कैसे होना चाहिए। तो साफ सुथरा होना चाहिए, ये जो बेकार की बीमारियां हो रही है इससे मुक्त होना चाहिए, जो करप्शन दिख रहा है उससे फ्री होना चाहिए, हमारे यहाँ जो भी गलत ट्रेडिशंस कुछ चल रही है या बैड प्रैक्टिसेस हैं, या जैसे शहरों में एक्सप्लॉयटेशन, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ अत्याचार, बहुत सारी ऐसी जो जितनी चीज़ें हैं उससे हम लोग फ्री, ऐसा एक आदर्श मतलब हम लोगों का देश होना चाहिए। और जिसमें जितने भी लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग आज हमारे देश में युवाओं को फ्रस्ट्रेशन झेलने को मिलता है, पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, मतलब भागना पड़ता है एडमिशन के लिए स्कूल से लेकर। कभी कभी मैं कहता हूँ कि भाई किसी के घर में जन्म हो रहा है तो वो हॉस्पिटल बाद में ढूंढते हैं, पहले स्कूल कौन सा मिलेगा उसको पहले ढूंढना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है मतलब इसमें। तो इतना प्रेशर वाली सोसाइटी कैसे हो सकती है ना, तो हम लोगों को इस प्रेशर से भी एक फ्री सोसाइटी जिसमें आराम से लोग पढ़ने के लिए जहाँ जो पढ़ना है वो पढ़ रहे, मतलब अफोर्डेबल हम बनना चाहिए। समृद्धि मतलब ऐसी होती है कि लग्जरी, आज तो लग्जरी है कि आप जो चाहते वही आपको पढ़ने को मिल गया या वही आप करने को मिल गया, दैट इज अ लग्जरी, नॉर्मल नहीं है वो। तो हम लोग जब भी सोचते हैं कि आदर्श कैसे होना चाहिए तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए। अभी परसों आया है, आज एक समाचार आया है, पेपर में पढ़ा होगा आपने, मैक्स हॉस्पिटल का, है ना। अब मैक्स तो बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, और अब वो लाइसेंस चला गया। अब उसके कारण आज ही फ्रंट पेज में फोटो आया है कि किसी को डायलिसिस करना था और उस कारण से उनको मैक्स नहीं है, तो फिर फोर्ट वालों के पास गए, फोर्ट वालों ने कहा, फोर्टिस के वालों ने कहा हमारे पास फुल है। तो मतलब केवल सरकारी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, मतलब जाने वाले या जिनके पास अफोर्डेबल नहीं है और जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं उनकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है। तो हमारी हेल्थ लेवल की प्रॉब्लम, और फिर हेल्थ का जो सारा चक्कर है, तो कोई नए मॉडल हमें ढूंढने पड़ेंगे कि जो मॉडल अफोर्डेबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे, जो मॉडल ऐसे होंगे। तो हम लोग जब कल्पना करते हैं ऐसा लगता है कि
इतने लोग बीमारी क्यों पड़े ना। हमारा भारत ऐसा हो कि जिसमें ऐसा माहौल बने, ऐसा हमको भोजन मिले, ऐसी हवा मिले, ऐसा पानी मिले, और एक फंडामेंटल चीज़ें हैं मतलब, लेकिन आज उनके लिए भी सपना देखना पड़ रहा है। मतलब एक ड्रीम होता है कि भाई ऐसा जगह हो जहाँ शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले और शुद्ध खाने को मिले, मतलब नॉन केमिकल ऑर्गेनिक मिले, हर्बल तरीके से मिले, हमारी दवाएं ऐसी हो कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये एक जो हमारे कोर्ट ऐसे हो कि जहाँ करप्शन ना हो, जस्टिस मिले। आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, तो डिसीजन तो मिलता है, जस्टिस मिलना चाहिए और नॉट डिलेड, टाइमली मिलना चाहिए, और वो कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। अब जस्टिस भी कॉस्टली हो गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अब आप लोग भी फीस रखेंगे या जो भी है, मतलब बड़ी फीस रखेंगे, तो जस्टिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। एक्चुअली इट्स अ नेचुरल जस्टिस ना, वो तो फ्री में मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट जैसा है वो। बट एक्चुअली मैं हमारे देश के जुडिशरी के बारे में सबसे बड़ी, अगर कोई हिपोक्रेसी है तो वो रोज नेचुरल जस्टिस के बारे में रोज डिस्कशन होता है वहाँ पर, बट एक फंडामेंटल नेचुरल जस्टिस है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, दैट इज डिनाइड, दैट इज डिनाइड। एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है मतलब हमारे सिस्टम की। तो 21st सेंचुरी के बारे में जब भी हम बात सोचते हैं तो हमें ऐसी सिस्टम चाहिए कि जो जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस एक रियल सेंस में नेचुरल होना चाहिए। तो फिर ये कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी मैं फार्मा विद्यार्थियों के पास गया था, तो दवाएं महंगी है और सस्ती दवाएं भी चाहिए, साइड इफेक्ट्स करने वाली नहीं चाहिए। तो इसके बारे में भी हमें कोई नई दुनिया सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दुनिया भर में जाएंगे तो वहाँ तो ऐसी दवाएं बन रही है, और दवा सस्ती थी पहले और पेटेंट बन गया तो महंगी हो गई, फिर किसी ने और कंप्लेंट डबल पेटेंट बना दिया तो और महंगी हो गई। तो दुनिया तो इस तरीके से चल रही है, इस लाइन पे चल रही है। तो हम लोग जब 21st सेंचुरी भारत के बारे में कल्पना करते हैं तो वो तो डिफरेंट होना चाहिए, या तो फिर हम वैसे ही बनेंगे तो फिर वैसा ही होगा। तो वो जो डिफरेंट हम सोच रहे हैं सब कुछ, तो इसलिए फिर और हम कल्पना करते हैं कि आज इकोनॉमी के बारे में अगर सोचते हैं तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, अच्छा ही होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा ही होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जितनी उसकी आग पहुंचती है, जितने उसके हाथ पहुंचते हैं, जितनी सोच पहुंचती है, वहां तक व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है और वो उसके लिए खुद को हमेशा इक्विप करता है, हर जमाने में किया है। जितनी भी नए उस जमाने की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को ढूंढ के देखिए तो पता चलेगा कि वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन किस तरह से होगा, कैसा होगा? देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब और किन चीज़ों पर होगा और वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। अभी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे भारत के प्रतिनिधि अब जीत कर आए। हाँ, फिर से बताओ नाम। नहीं, उनको पूछो, इतना तो गर्व होना चाहिए, न्याय मालूम होना चाहिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमारे जैसे देश के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जैसे क्रिकेट मैच जीतना वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है मिस वर्ल्ड जीत गए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भारत का झंडा आ गया ना, मिस वर्ल्ड में भारत का झंडा आ गया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे ऑस्कर में कोई आ गया नाम तो हमें अच्छा लगता है, हमें मतलब हमारे सपनों में वो सब है ना कि दुनिया में हम क्यों, हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे सबके अंदर एक भाव है कि हम दुनिया में सबसे नंबर 1 होना चाहिए। और इसीलिए कोई हमारा समझो मंगलयान हो गया, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई अच्छा हो गया। कोई हमारा समझो अभी सुखोई ने समझो हमारा ब्रह्मोस और सुखोई से हाँ, तो वो जो उसका कैपेबिलिटी बिल्डिंग हुआ है अभी तो अच्छा लगता है। तो ये शोज की भारत के सामान्य लोगों के में सबके मन में, वो कुछ कहीं भी रहते हो, किसी कोने में रहते हो, कोई भाषा बोलते हो और कुछ भी पढ़ रहे हो, सबके मन में एक कल्पना कॉमन है कि भारत का नाम बढ़ना चाहिए और हम मजबूत होना चाहिए। तो अब आने वाले समय में ये भी एक कल्पना में होगा हमारे कि भाई भारत पाकिस्तान के रिलेशंस हम देखते हैं आजकल, तो कई सारे विषय आ रहे हैं।
तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक कल्पना आती है कि भाई हमारा दुनिया में चूंकि हम लोग किसी को दबाना नहीं चाहते हैं, और हम लोगों के इतिहास भी नहीं है कि दुनिया के लोगों को दबाने का या क्रश करने का या हमारी आइडिया के साथ के लिए उनको ज़बरदस्ती करने का। वो कोई भी आइडिया हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, मैं अंडरलाइन करता हूँ, पॉलिटिकल आइडिया हो उस पर भी ज़बरदस्ती की गई है दुनिया में, इकोनॉमिकल आइडिया हो उस पर भी दुनिया में ज़बरदस्ती की गई है, रिलीजियस आइडिया हो उसके लिए भी दुनिया में ज़बरदस्ती की गई है, की जा रही है। तो ये भारत की कभी भी ये ट्रेडिशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता भारत में कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, मतलब क्या करना है। मतलब मेरे मन में, हमारे मन में ऐसी, किसी के मन में ऐसी कल्पना नहीं है कि हम लोगों को इनको बाहर देना है, इनको कुचल देना है, इनका रिलीजन चेंज कर देना है, इनको ये कर देना है। नो, हमारे भारत के बारे में भारत के जितने भी लोग हैं उनके मन में यही कल्पना होगी, अपवाद छोड़ दीजिए वो हर जगह होते हैं, यही कल्पना होगी सबके मन में कि हम जब मजबूत होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि दुनिया में इस तरीके की कोई जो बातें होती है जबरदस्ती की, वो नहीं होनी चाहिए, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना कल्चरली, ना सोशली, ना रिलीजियसली, किसी भी तरीके से कोई जबरदस्ती ना हम करेंगे, ना हम किसी को करने देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकली या मिलिटरीली स्ट्रांग होने का मतलब है ना हम किसी को जबरदस्ती करेंगे, ना किसी को करने देंगे। देखिए, आप नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे और होते हैं, रहे और रहेंगे आगे, कि जो लोग अपनी पावर का उपयोग करके दुनिया में जबरदस्ती करते हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका के पास एटम बम आया, दुनिया को उन्होंने लगा दिया एटम बम। रशिया के पास पावर आया, उन्होंने लगा दिया दुनिया भर में। इंग्लैंड के पास इंडस्ट्रियल पावर आई, उन्होंने दुनिया भर में अपना लोगों को गुलाम बना दिया। तो दुनिया में पावर का उपयोग तो किए वो लोग बहुत हैं। चीन के पास आई, उन्होंने तिब्बत बना दिया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ instances in the history, present history, not only old and very past history. तो ये हम लोगों का 21st सेंचुरी का जो कल्पना है, वो भारत जो 21st सेंचुरी में मजबूत होने का मतलब होता है कि ऐसी जबरदस्ती न की जाएगी, न किसी को करने की अनुमति होगी। तो हमारे फोर्स का उद्देश्य क्या है, हम क्यों मजबूत होना चाहते हैं, पावरफुल क्यों होना चाहते हैं? तो इसलिए हम लोग इकोनॉमिकली पावरफुल होना है। भारत को इकोनॉमिकली पावरफुल होगा तो ये दुनियादारी चल रही है स्टॉप होगी। अगर हम मिलिटरीली पावरफुल होते हैं तो ये जो ड्रामा चल रहा है नहीं होगा। अगर हम पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं तो इसका नहीं होगा। और दूसरा और एक है, अगर यहाँ हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि धर्म की कल्पना अलग अलग है दुनिया भर में, हमारे यहाँ की कल्पना बहुत ओपन है। धर्म मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, वो हमारे यहाँ की कल्पना है। जो रिश्ता है, रिलेशनशिप विद अदर्स, रिलेशनशिप विद अदर पीपल, अदर जेंडर, अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, अदर एरिया के पीपल, अदर कंट्री के पीपल, अदर कलर के पीपल, या और भी तरह के लोग, या फिर नेचर के साथ हमारा रिश्ता। ये रिश्ता जो है वो हमारे यहाँ की कल्चर, या जिसको आप धर्म बोल सकते हैं, वो रिश्ता है, वही कल्चर है। तो वो कल्चर जो है वो जैसे जैसे आएगा, वो कल्चर किसी का नहीं है। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा, आप मतलब हमारे देश में तो सेकुलरिज्म के नाम पर इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि हम सीधे तौर पर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि भाई चलो, जब ही रिलीजन्स नाम की चीज़ ही नहीं थी, मतलब इस्लाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, इवन जूस के प्रेषित भी नहीं आए थे, उसके पहले कम से कम जो ज्ञान निकला, और हिंदू शब्द भी नहीं था, उसके पहले जो ज्ञान आया था वो तो ह्यूमैनिटी के लिए था ना। उसमें न कोई शब्द लिखा है, न कोई बात लिखी है, न किसी के लिए लिखा है, न किसी के विरोध में लिखा है। वो ज्ञान तो पूरी ह्यूमैनिटी का हो गया ना। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है सारी चीजों का, और इसलिए नया भारत जो होगा उसमें हम लोगों को ये राइट इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा चीजों का। दुनिया भर में खुले दिमाग से हर कोई हिस्ट्री लिखता है अपनी अपनी, और जो जीतता है वो दूसरों की लिखता है। हमारे देश के साथ भी यही हुआ है, जिन्होंने राज किया उन्होंने हमारी हिस्ट्री लिख के रखी है।
तो हमारे माँ बाप की कहानी तो हम बताएंगे ना, दूसरा कैसे बताएगा? सिंपल है। मेरे खानदान की कहानी मैं बताऊंगा, तो देश की कहानी हम अपने जुबानी अपने से लिखेंगे। अब आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में आप लोग लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विटनेस जो होता है वो ओरल होता है ना, ओरल विटनेस भी कबूल है ना उसमें, तो ओरल हिस्ट्री भी तो वैसी है, दैट इज ऑल्सो विटनेस, कि जो हजारों साल से लोग एक दूसरे से करते आ रहे हैं ना, बट दैट इज डिनाइड, कैसे चलेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको हमें अपने तरीके से बताना पड़ेगा। अपने तरीके से बताएंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे 21st सेंचुरी जो भारत की सेंचुरी है उसको कैसे बनाना चाहते हैं, तो एक नॉलेजेबल सोसाइटी होनी चाहिए। अब ये टर्म नॉलेज जो है इसके बारे में रीडिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज मतलब आज नॉलेज मतलब गूगल अंकल का नॉलेज नहीं, दैट इज इंफॉर्मेशन, ओके होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज तो बहुत है ना फिर। तो नॉलेज हमें अपना भी होना चाहिए और दुनिया भर का भी होना चाहिए। तो नॉलेज एक तरह से फिलॉसफी है, मतलब सोचने का तरीका है। तो नॉलेज के बारे में आज हमारी शिक्षा में हम लोगों को पता नहीं। तो भारत अगर नॉलेजेबल सोसाइटी बनना है तो भारत के लोगों को नॉलेज पता होना पड़ेगा। मैं ऐसे 2-4 चीजें बोलता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पर हमें आज अपने देश के इतिहास के बारे में ही जिनको पता नहीं, तो उस व्यक्ति को हम नॉलेजेबल कैसे बोल सकते हैं? तो हमें पता होना पड़ेगा कि हमारे देश का नॉलेज क्या था, हमारे देश का केवल हिस्ट्री नहीं नॉलेज भी क्या था। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि दुनिया भर के लोग मानते हैं कि भाई आज लंदन में और दुनिया भर में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, जर्मन में भी पढ़ाया जा रहा है, और लंदन की एक स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, टॉप, मैं अभी शायद नाम भी बता पाऊंगा आपको। तो उस स्कूल में उन्होंने लिखा है कि वी टीच संस्कृत, व्हाई? बिकॉज इट इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ओपनली दे आर सेइंग इट। और वो इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि सभी लैंग्वेजेस का, और वो लिखा है उन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, नॉट द इंडियन लैंग्वेजेस। तो दुनिया में जर्मन में वो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से कौन सी चीजें होती है, हम कौन सी बातों का उपयोग करते हैं हमारे उत्सवों में, कौन सी बातों का हम हमारे यहाँ उपयोग करते हैं, उन सभी पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं दुनिया में लोग, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। तो वो लीड करेंगे। अभी हमारे जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स आए हैं, पतंजलि हर घर में जा रहे हैं, और मतलब उनके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो तो सभी लोग ले रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं है। भारत में नहीं, दुनिया भर में जा रहे हैं, अमेरिकन शोरूम्स में भी जा रहे हैं, है ना। तो ये इसने बहुत बड़ा दरवाजा खोला है। तो अभी जर्मन में मैंने देखा, जर्मन के साइंटिस्ट कुछ लोग आए थे, वो बता रहे थे कि उनके यहाँ एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि हमारे यहाँ हम लोग अपने पूजाओं में, यज्ञ में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या अपने भगवान के शिव के जो हम लोग उनको अभिषेक करते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ों का अलग अलग उपयोग करते हैं, उन चीज़ों के बारे में वो अध्ययन कर रहे हैं टू द पॉइंट कि भाई उनका क्या क्या है। कल जाके पता नहीं आपके वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे। पहले लगता था ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन आ रही है। तो लोग जमाना जो जा रहा है वो जमाना जा रहा है ओरिजिनल पर, ऑर्गेनिक पर, ट्रेडिशनल पर, हेरिटेज पर, और ये इथनिक क्लॉथ्स में भी आ गया कपड़े। बड़े बड़े मॉल्स, मुंबई में तो पहले होता ही नहीं था, अभी पूरे मॉल्स बन रहे हैं। ट्राइबल का जो पेंटिंग्स होता है अलग अलग तरीके का, वो बड़े बड़े एग्जीबिशंस और शोरूम्स में वो अपनी जगह बना रहे हैं। म्यूजिक क्योंकि क्या मैंने जो शब्द उपयोग किया ना, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक, फूड में ऑर्गेनिक चाहिए, चीजें ओरिजिनल चाहिए, आइडियाज ओरिजिनल चाहिए, हर्बल चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए। अभी जो भी बात चाहिए लोगों को, ह्यूमन फ्रेंडली चाहिए, नेचर फ्रेंडली चाहिए। तो ये जितने भी आइडियाज हैं, ये आइडियाज जो है वो जितनी वैरायटीज में अपने पास उपलब्ध हैं। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि एक ज़माने में देखिए, मैं अभी बोलता हूँ कि जो हमारे कपड़े हम लोग पहनते थे, मतलब पुराने ज़माने के कपड़े,
अभी वो सारे कपड़े, सारी टीवी सीरियल्स और बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही है, बाहुबली जैसी बहुत सारी फिल्में आ रही है, क्योंकि लोगों को तो नया चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। मैं परसों ही नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि हमारे कॉलेजेस में जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें रूप में 4 चीज़ें होती है कि भाई आप फेस्टिवल करते हैं, हम लोग म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, डांस जो भी करते हैं हम लोग, सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में जाता है। मैंने कहा हम लोग आईटी इंडस्ट्री के लिए तो हर एक को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं कि भाई अब आईटी का जमाना आएगा, आईटी का जमाना। मैंने कहा आईटी जितना कमा रही है उतनी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कमा रही है। बॉलीवुड कमा रहा है, हमारी सीरियल इंडस्ट्रीज कमा रही है, हमारे चैनल्स, और सारा मिला देंगे वो उतना ही है लगभग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें कितनी बड़ी डिमांड है। तो ये सारी जो इतनी, मैंने कहा आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसके रूप में जिसको कॉलेज में रखते हैं उसको आप क्रेडिट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग दे दीजिए लोगों को, जिससे जैसे स्किल दे रहे वैसे वो भी चीजें होगी। और बहुत ही स्पेसिफाइड लोग, हर तरह के वो आर्टिस्ट भी लगेंगे, टेक्निकल लोग भी लगेंगे, और दुनिया भर में एक एंटरटेनमेंट अच्छी तरीके का एक एंटरटेनमेंट देने का बहुत बड़ा इंडस्ट्री आने वाले समय में भारत में उभरने वाला है, और जो दुनिया भर में चलेगा। और ये मतलब मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, आप अगर उसकी इकोनॉमिक्स देखेंगे अभी अगर, और जिस तरीके से मतलब चीजें हो रही है, तो वो चीजें अगर देखेंगे तो ये आने वाले समय में हम जिन चीजों को एक्स्ट्रा करिकुलर या ऐसे ही मतलब साइड लाइंस में जो चीजों को हमने रखा था, वो चीजें बहुत ही प्राइम मतलब इम्पोर्टेंस उनको मिलने वाला है। और इसलिए लीडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एरियाज होंगे, और इसलिए आने वाले समय में हमें उस चीज़ के लिए भारत को तैयार करना है। इसलिए हमारे पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और पॉलिसी रिफॉर्म्स हमारी जितनी भी सिस्टम्स है, यानी जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स के जो एरियाज हैं, इसमें बहुत सारा काम होना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैं आइडियाज़ सभी जगह यूनिवर्सिटी में जाके रख रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मूवमेंट अभी जैसे पब्लिक मूवमेंट जब तक नहीं बनेगा तब तक ये चेंजेस नहीं होंगे। जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स नहीं आगे आए और एंटी करप्शन मूवमेंट में हजारों विद्यार्थी बाहर आए, उसका एक प्रभाव पूरी सिस्टम पर पड़ा हुआ है, पॉलिसीज में भी पड़ा हुआ है, और चेंजेस दिखने में आ रहे हैं। जैसे महिलाओं के अत्याचार के निर्भया विषय को लेकर सारे विद्यार्थी सामने आए, और बहुत बड़ा एक माहौल उसके कारण देश में बना, और जिसका एक प्रभाव निश्चित रूप से हमारे सिस्टम पर हुआ है। अभी पूरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा प्रभाव उसका पड़ा है। हमें जल्दी ही इसके परिणाम भी दिखेंगे, चेंज हुआ माहौल। और इसलिए जब भी हम लोग ये सोचते हैं, तो जब तक हम लोगों का ये पब्लिक मूवमेंट नहीं बनेगा, तो अदरवाइज एक डुप्लीकेट जैसे होता है, दूसरों से कोई नोट्स बना के लाया और हमारा भारत बना दिया, तो वो 21वीं सेंचुरी का भारत ओरिजिनल नहीं होगा, तो वो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। और इसलिए अगर ओरिजिनल तरीके से अपने तरीके से बनाना है, तो हमारे देश के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स में इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होना पड़ेगा, बहुत सारी नई आइडियाज़ आनी पड़ेगी, तब हम लोग इन सारी चीज़ों के और एक मूवमेंट बनना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने इन सारे समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और जो केवल हमें समस्या का समाधान नहीं करना है, तो भारत को एक लीडरशिप अगर देनी है, अभी टेक्नोलॉजी में जैसे आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम लोग पहुँचे, अभी बायोलॉजी में भी जितना रिसर्च होता है, वो सभी रिसर्च में मैथमेटिक्स चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अभी मैथमेटिक्स, और अभी तक हम लोगों ने जितना भी दुनिया भर में हम लोगों को थोड़ा सा जो भी भाव मिला है, जो भी थोड़ा इम्पोर्टेंस मिला, वो हमारे मैथमेटिकल जो प्रैक्टिस है हमारी, और उसके कारण मिला है। लेकिन वो पिछले 8-10 सालों में काफ़ी कम हुआ है जनरल प्रैक्टिस। इसलिए आने वाले समय में मैथमेटिक्स हमारे देश में एक मूवमेंट बनना पड़ेगा। तो हम लोग आने वाले समय में, जैसे हमने आईटी को लीड किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जितने भी और ये बायोलॉजिकल जितने भी रिसर्च आएंगे, उसमें हम लीडरशिप दे सकते हैं। और इसलिए अब मुझे लगता है कि हम लोगों का जो भी
उसके लिए हमारी सिस्टम्स में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो आप लोग तो लीगल सिस्टम से आएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल आप लोग निभा सकते हैं, लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करने के बारे में। और ये जो ड्रीम लोगों के मन में है, आज तो सोशल मीडिया भी है हमारे पास, एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिना संकोच, अभी जो कई सारे बंधन हमारे ऊपर है, क्या हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा या बैकवर्डनेस लगेगा, हम अपने गांव की बात बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, हम अपनी जड़ी बूटी की बात बोलेंगे तो वो मॉडर्न होगा कि बैकवर्ड होगा, हम अपने सिस्टम्स की बात करेंगे रामायण महाभारत के समय की, चाणक्य ने क्या कहा, तो वो मॉडर्न माना जाएगा, या केवल हम कोट करेंगे उनके स्टेटमेंट वेस्टर्न, उसी से हम मॉडर्न माने जाएंगे। तो ये जो एक हैंगओवर अभी तक हमारे ऊपर है, पूरे हमारे पॉपुलेशन पर है, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश तब आगे बढ़ता है जब वो अपने इस हैंगओवर से निकलता है। और मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में भारत का ऊपर उठना मतलब वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस हैंगओवर। भाई चर्चा होगी और हमारा जो खराब होगा उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे ना, डोंट वरी। हमें लगेगा कि हमारा ये खराब है, हम ही खुद ही क्रिटिसाइज करेंगे, उसको हटा देंगे। लेकिन जो सही होगा उसको डंके की चोट पर बोलने में हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। केवल वो हमारा है, केवल वो पुराना है, केवल वो हमारी भाषाओं में है, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं चलेगा, गलत। तो वो फिर 21st सेंचुरी हमारी नहीं होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हैंगओवर से निकलकर हम लोगों को एक नए समय के साथ उस तरीके से सोचना बहुत जरूरी होगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है, फिर भी मैं अपनी बात को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और हम लोग थोड़ा सा ओपन सेशन रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने मन में जो बातें थी उसमें से आधी ही बोली, अभी आधी रख दी मैंने, ताकि आप लोग इस पर इंटरेक्ट करें और फिर उसमें हम लोग कई सारे विषयों पर आपके सुझाव, आपके विचार, आपके आइडियाज़